कांग्रेस प्रवक्ता को किया गया गिरफ्तार दिल्ली एयरपोर्ट फ्लाइट से निकाल करके, और उसके बाद जो हुआ जान करके हो जाएंगे दंग, करेंगे ताज्जुब कि आखिर उसके बाद ऐसा कैसे हो गया। क्या ऐसा संभव था? क्या ऐसा हो सकता था? तो इस वीडियो को पूरा देखें और वो गिरफ्तार होने वाले कांग्रेस प्रवक्ता का नाम क्या है और क्यों हुए गिरफ्तार, जानते हैं दीपक शर्मा की ज़ुबानी। बने रहें आखिर तक। इससे पहले कि मैं कुछ खुलासा करूं, जरा ये तस्वीरें देख लेते हैं। और ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और कहीं ना कहीं भीतर से दिल को दहलाती हैं। अब दोस्तों, ये नज़ारा जो है ये दिल्ली एयरपोर्ट का है, सिविल एयरपोर्ट का है, जहां से पैसेंजर आते और जाते हैं। वहां पुलिस ही पुलिस है, हथियार बंद पुलिस। और ये कोई मिलिट्री एयरपोर्ट नहीं है, एयरफोर्स का एयरपोर्ट नहीं है, दिल्ली एयरपोर्ट है। और इतनी जो ये पुलिस है, ये किसी आतंकवादी को पकड़ने नहीं आई है, ये कांग्रेस के एक प्रवक्ता को जहाज से उतार कर गिरफ्तार करने आई है। अब दोस्तों, ये जो पुलिस का भारी बंदोबस्त है, दरअसल कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, इनको गिरफ्तार करने के लिए असम से पुलिस आई थी दिल्ली। और फिर ऊपर से निर्देश आए। जाहिर तौर पर अगर आप पूरे एयरपोर्ट को आप घेराबंदी कर रहे हैं, पूरे एयरपोर्ट की, दिल्ली एयरपोर्ट की, तो बिना ऊपर के निर्देश से ये हिम्मत नहीं है कि पुलिस कमिश्नर की हिम्मत हो जाए या किसी डीसीपी की हिम्मत है। इंस्ट्रक्शंस ऊपर से थे, इसीलिए पूरे एयरपोर्ट की घेराबंदी की गई। पवन खेड़ा को जहाज़ से उतारा गया, फिर अदालत ले जाया गया और उनको सबक सिखाने के लिए पूरी जोर आजमाइश हो रही थी। दरअसल सबक मोदी सरकार जो है कांग्रेस को भी देना चाहती है, जिसका अधिवेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में शुरू हो रहा है, जहां कांग्रेस के सारे बड़े नेता इकट्ठे हो रहे हैं, राहुल गांधी खड़गे से लेकर पवन खेड़ा तक। और वहां यह मैसेज साफ दिया जा रहा है कि अगर किसी ने भी मोदी और अमित शाह या गुजरात लॉबी पर थोड़ा सा भी तल्ख टिप्पणी की या ऊंचा बोल बोला, तो अंजाम वही होगा जो पवन खेड़ा के साथ हो रहा है। जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा तो नहीं है कि पुलिस राज वापस आ रहा है। क्या देश इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहा है? अब दोस्तों, बीजेपी का या गुजरात लॉबी का प्लान तो बड़ा जोरदार था इस बार। पवन खेड़ा को गिरफ्तार करना था, गिरफ्तार करके असम ले जाना था, असम ले जाके सलाखों के पीछे थाने में डालना था, फिर थाने में पूछताछ करनी थी, फिर जेल भेजना था। एक मैसेज देना था पूरे विपक्ष को, कांग्रेस को, कि अगर किसी ने भी नज़र तिरछी करी तो अंजाम पवन खेड़ा जैसा होगा। और कहीं ना कहीं पूरे विपक्ष को दहलाने की कोशिश थी, लेकिन ये प्लान पर या इस प्लान पर जो पानी फेरा वो इस शख्स ने फेर दिया। और यही संविधान की ताकत है, यही अदालत की ताकत है कि चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिस वक्त पवन खेड़ा की गिरफ्तारी हुई वो एक मामले में सुनवाई कर रहे थे, और तभी उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया कि देश की पुलिस किसी नेता को एक छोटे से मामले में जहाज से उतार कर जेल कैसे पहुंचा सकती है। और चंद्रचूड़ ने तभी अदालत लगा दी, उसी वक्त अदालत लगा दी और फैसला लिया कि आपको अंतरिम जमानत देनी पड़ेगी। और देश भर में जितनी भी एफआईआर दर्ज कराई जा रही हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाए, एक किया जाए और मुकदमा एक जगह चलेगा। और ये एफआईआर क्यों हुई, इस तरह की धाराएं क्यों लगाई गई, चंद्रचूड़ इस पर भी अब सुनवाई करेंगे। यानी कुल मिलाकर जो चाल थी बीजेपी की, चाणक्य थी, उस पर पानी फिर दिया और देश को ये जता दिया, मोदी सरकार को ये जता दिया कि संविधान अभी जिंदा है, चंद्रचूड़ जैसा जज अभी इस देश में जिंदा है। अब दोस्तों, अगर देश भर में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस अगर पवन खेड़ा पे अलग अलग धाराओं में अलग अलग मुकदमे दर्ज कर रही है और उसको एक झटके में उस पर पानी फेर दे रहे हैं चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, तो एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं मैसेज उन्होंने पुलिस को ये दिया, बीजेपी को ये दिया कि ये जो आपने मुकदमे किए ये विद्वेषवश है, कहीं ना कहीं बदले की भावना से। अगर पवन खेड़ा जो उन्होंने बोला मोदी जी के
पिताजी के बारे में, अगर वो माफ़ी मांग रहे हैं, अपोलोजाइज कर रहे हैं पब्लिकली, तो ये मामला इतना बड़ा नहीं था जिसका तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। ये मामला ऐसा नहीं था कि तुरंत आतंकवादी की तरह उस आदमी को दबोच कर और जेल के पीछे डाल दो, ऐसा ही मामला नहीं था। यानी कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग किया गया। ये एक मैसेज चीफ जस्टिस ने आज मोदी सरकार को दिया है। और मैं इसलिए आज चंद्रचूड़ की तारीफ करना चाहता हूं क्योंकि पिछले कुछ सालों से इस देश में जो सिलसिला चला रहा था, जहां ऐसा लग रहा था कि मीडिया के चैनल ही ना सिर्फ बिके हुए हैं, संस्थान ना सिर्फ झुके हुए हैं मोदी के आगे, अदालतें भी इस देश की झुकी हुई हैं, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च जज वो भी कहीं ना कहीं बिछा हुआ था। और अगर आप ये फेरिस्त देखें, चीफ जस्टिस जो अभी रहे पिछले 6-7 सालों में, तो पिक्चर और क्लियर होगी। जैसे मिसाल के तौर पर 2018 से 2019 के बीच में रंजन गोगोई साहब, ये जो रंजन गोगोई साहब है, अब लोग कहते थे कि साहब बड़े नेक जज हैं, लेकिन जिस तरह से राफेल के मामले में झुके, जिस तरह से और मामले में ये बिछते गए सरकार के आगे, और उसके बाद जैसे ही ये रिटायर हुए 2019 में, उसके बाद मोदी जी ने जिस तरह से इनको राज्यसभा में नॉमिनेट किया, राज्यसभा का सदस्य बना दिया, तब शक और बढ़ गया। एक और जज देखिए जो रंजन गोगोई के साथ बाद आए थे, शरद बोबडे साहब, ये 2019 से 2021 अप्रैल तक रहे, और ये भी कहीं ना कहीं इनके जो फैसले थे उसमें वो रीढ़ नहीं दिखी, वो बैकबोन नहीं दिखा, वो झलक नहीं दिखी जहां पर अंबेडकर का संविधान दिख रहा हो। अब चीफ जस्टिस शरद बोबडे साहब के रिटायर होने के बाद एन.वी. रमन्ना साहब जो है ये चीफ जस्टिस बने। एन.वी. रमन्ना दक्षिण भारत के थे, लोग कहते थे कि ईमानदार हैं, और ये भी कहते थे कि साहब कहीं ना कहीं इनके जो न्याय है उसमें पंच परमेश्वर की झलक मिलती है। कुछ मामले थे जैसे पेगासस जैसा मामला इनके सामने आया। रमन्ना साहब बिछे तो नहीं, रंजन गोगोई की तरह या बोबडे साहब की तरह ये बिछे तो नहीं, झुके तो नहीं, लेकिन कुछ इन्होंने ऐसा कोई फैसला भी नहीं दिया जिससे लगे कि मर्द है, ऐसा नहीं लगा। उसके बाद यू ललित आए, 73 दिनों के लिए रहे, 2022 अगस्त से लेकर नवंबर 2022 तक, और इन 3-4 महीनों में इन्होंने कोई बहुत बड़ा फैसला इसलिए लिया क्योंकि इनका जो टेन्योर था वो बहुत कम था। वैसे भी इनको गुजरात लॉबी के साथ जोड़कर देखा जाता था। बहरहाल यू ललित भी अपनी छाप नहीं छोड़ पाए, और उसके बाद आए डी.वाई. चंद्रचूड़। अब चंद्रचूड़ जो आए तो कहीं ना कहीं सरकार में घबराहट दिखी। सरकार में घबराहट इसलिए दिखी क्योंकि चंद्रचूड़ बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और मोदी के करीबी नहीं माने जाते। लोग तो ये भी कहते हैं कि चंद्रचूड़ और मोदी में रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। और उसके बाद चंद्रचूड़ ने जिस तरह से चीज़ों को अपने हाथ में लेना शुरू किया, जिस तरह से कॉलेजियम को लेके कहीं ना कहीं सरकार से टकराए, फिर कुछ उन्होंने रिफॉर्म्स की बात करी, और फिर जिस तरह से वो महाराष्ट्र का मामला सुन रहे हैं जहाँ पर शिवसेना की सरकार गिराई गई थी एक साजिश के तहत, वो मामला सुन रहे हैं, लंबी हियरिंग डे टू डे कर रहे हैं, और आज जिस तरह से उन्होंने पवन खेड़ा को 10 मिनट के अंदर अंतरिम जमानत दे दी, उससे ये लगता है जैसे सरकार कहीं ना कहीं हिल गई हो। मोदी जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि कोई तो है जो हवाओं के पर कतर सकता है, कोई तो है जो उनके सामने खड़ा हो सकता है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने आज एक मैसेज दे ही दिया जो मैं पहले कह रहा था कि संविधान अभी जिंदा है।